स्वागत है तुम्हारा मैनुअल मांगा सीरीज के एक नए पार्ट में। और अगर तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो बिना फालतू बात करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैन होल चैप्टर 7 द फोटोग्राफर। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इनोई उस मैन होल से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। फिर केन उससे कहता है तुमने अच्छा काम किया। इनोई देखती है कि केन के पीछे कुछ लोग खड़े हैं तो वो उनके बारे में केन से पूछती है ये लोग कौन है। केन उससे बताता है इन लोगों को मैंने बुलाया है, ये सिटी वाटर यूटिलिटी से हैं जो हमारी मदद करने आए हैं। ये सुनकर इनोई केन से गुस्से में कहती है तो आपने इन लोगों को पहले क्यों नहीं बुलाया। फिर केन उससे कहता है तो ये है वो फोटो एल्बम जो तुम्हें मिली थी। इनोई कहती है हाँ, पर मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी। ये सुनकर केन कहता है क्या तुम 3 साल की छोटी बच्ची हो। दूसरी तरफ होरिगावा के पिता डिटेक्टिव ताकी को बताते हैं वो आदमी अपने आप को फोटोग्राफर कह रहा था पर वो दिखावा कर रहा था, ये उसका असली काम नहीं था। ये सुनकर ताकी उनसे पूछता है पर ऐसा क्यों। फिर होरिगावा के पिता उस आदमी के बारे में बताते हैं। उस आदमी ने कहा था कि वो अपने कैमरे से दुनिया भर के दृश्य को कैद करता है, इसके अलावा उसके पास सेंटेन भी नहीं था। मैं तो यही कहूंगा कि ये बस उसका शौक था। वो आदमी बहुत अमीर था। उस आदमी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने वन फ्लो ओवर द कुकूस नेस्ट मूवी देखी है। मैंने उससे कहा हाँ मैंने एक बार देखी है, काफी वक्त पहले। उसमें जैक निकोलसन ने शानदार एक्टिंग की है। और ये सारी बातें डिटेक्टिव ताकी लिख रहे थे। दूसरी तरफ होरिगावा के पिता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उस आदमी का लहजा बहुत ऊंचा था। मैं सोच रहा था कि वो मुझ जैसे एक दिहाड़ी वाले मजदूर से क्या चाहता है, लेकिन उसने कहा कि दोपहर का खाना उसके पैसों से है तो इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब होरिगावा के पिता उस मासाकी मिजुनो नाम के फोटोग्राफर से बात कर रहे थे। एक वेट्रेस आकर उन्हें खाना परोसती है। फिर होरिगावा के पिता उस आदमी से पूछते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो आदमी उससे कहता है मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं इस संसार से सारे उगे हुए बीट्स को साफ करना। होरिगावा के डैड उससे पूछते हैं किस तरीके से साफ करना। वो आदमी उनसे कहता है इन दिनों मास मीडिया में सभी बेहद ब्रूटल अपराधियों के साथ हैं, हम थोड़े बहुत होपलेस हो गए हैं, अब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने का समय आ गया है। इसके बारे में मेरे साथ सोचो, इस देश में कई सारे बीट्स आ गए हैं, बीट्स जो अपने आप नहीं मरेंगे, इसलिए हमें उन्हें बस स्टैंडर्ड्स में शामिल करना होगा, जैसे यकीन न करने वाले रूप से बुरे कामों पर उतरना, बीट्स जो सारे दिन रात जुआ खेलने में बिताते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने माता पिता के साथ हिंसा करते हैं बिना किसी डर या पछतावे के। ये समाज के लिए अधिक फायदेमंद होगा। एक दिन सभी बीट्स को पकड़ लिया जाएगा और उन पर ऑपरेशन किया जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूट में। क्या आप इससे सहमत नहीं होंगे। ये बिल्कुल ना ब्लास्ट होने वाले बमों की तरह है, हम कभी नहीं जान सकते कि ये कब फटेंगे। आधुनिक समाज को उनके जैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन अब मैंने इसे ढूंढ लिया है। ये कहकर वो आदमी अपनी जेब से फ्लेरिया वायरस निकालता है और बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है बोट्सवाना से बदलने के लिए मेरे हाथों में ये है एक रास्ता जिससे हम हानिकारक बीट्स का सफाया कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ केन के लोग उस अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूट से सारा सामान निकाल लेते हैं। इनोए उस एल्बम को चेक कर रही होती है, फिर उसे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है और यहीं पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 वन आइड ट्राइब। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि केन उस फोटो एल्बम को पढ़ रहा था। उसमें लिखा था 1940 एची प्रेफेक्चर में पैदा हुए एक फोटोग्राफर ने एक न्यूज़पेपर कंपनी द्वारा फोटो कॉन्टेस्ट को 2 बार जीता है। केन ये पढ़कर कहता है जैसे कि मुझे याद है होरिगावा की बूढ़ी माँ ने किसी फोटोग्राफर के बारे में बताया था। ये सुनकर इनोई कहती है क्या ये वही फोटोग्राफर है जिसने उन्हें उस इंस्टीट्यूट से मिलाया। फिर केन कहता है मैं आश्चर्य हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों बुड्ढे अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। मासाकी होरिगावा के पिता से कहता है जब इंसानों को एग्जाम्पल के तौर पर भूख लगती है, फिर उनके विंटर थैलेमस के भारी भाग में सूजन हो जाती है। भूख, कम इच्छा, थकान इच्छाओं का अग्नि निंदा जो मनुष्य के सबसे बुनियादी कामों को नियंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह फ्लेरिया के कैटनीप के बराबर है। गहरी इच्छा रखने वाले इंसानों में यह सुरंग बहुत गहरी तक जाती है। हालांकि इस क्षमता को उदाहरण अभी नहीं किया गया है। यदि तुम इन चीजों पर ध्यान देकर विचार करते हो तो तुम कह सकते हो कि ये एक एक्सट्रीम रैशनल विकास है, क्योंकि ये ब्लड पैक्स जिन्हें इंसान कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और हिचकड़ रूप से खड़े रहना, इन संक्रामक कीड़ों के लिए जो पेशाब जैसे गतिविधियों पर अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, वो एक सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि मासाकी ने कहा था वैसा ही योची की गर्लफ्रेंड मीका के साथ हो रहा था। उस पर कई सारे मच्छर उसकी बॉडी पर बैठे हुए थे और उसका खून पी रहे थे। फिर हमें बताया जाता है मच्छरों के संवेदी तवाम के बीच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंस ऑफ टच। फीमेल मच्छर अपने प्रजननचारों में अपने विशेष रूप से किसी भी तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर प्रतिक्रिया करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे अंधेरे में भी अपने
रक्त के प्यासे वस्तु को अपने ढंग से देख सकती हैं। जिस तरह इंसान दुनिया को विजिबल लाइट के माध्यम से देख सकता है, वैसे ही मच्छर एटमॉस्फेयर को पहचान कर दुनिया को देख सकते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत एक मच्छर को मार देती है। इस सीन से हमें यह बताया जाता है कि पहले मच्छरों ने मीका की बॉडी से खून चूसा, और तुम तो जानते ही हो कि मीका फिलेरिया से इन्फेक्टेड है और अब ये वायरस उन मच्छरों में आ गया है। फिलेरिया वायरस खून को छूने से ही फैलता है, तो तुम समझ ही गए होगे। अब जो भी शख्स मच्छरों को मारेगा तो उनके हाथ पर भी खून लगेगा और वो वायरस उनकी बॉडी में चला जाएगा। उस औरत के मच्छर मारने के बाद ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 क्राइम्स ऑफ कॉन्साइंस। तो चैप्टर की शुरुआत में होरिकावा के पिता मासाकी मिजुनो से कहते हैं, मुझे समझ में आ गया है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने जो मुझे अभी बताया, क्या इसमें कोई खतरा भी है? मासाकी उससे कहता है, मौत की संभावना 0% है। ये फिलेरिया कभी भी अपने मैं जवान की जान नहीं लेगा। हालांकि मुझे लगता है कि सुआ सामाजिक गतिविधि में मुश्किल होंगी। ये कहकर मासाकी अपना चश्मा उतारता है। तब हम देखते हैं कि उसकी एक आंख नहीं है और ये फिलेरिया का साइड इफेक्ट है। ये देखकर होरिकावा के पिता हैरान हो जाते हैं। मासाकी मिजुनो कहता है, हाँ बिल्कुल, इस चीज से आप एक आंख खो देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास मेडिकल लाइसेंस तो नहीं है, इसलिए मेरे काम की जांच तो करी जाएगी। हालांकि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं एक आसान और शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हथियार के और ना ही किसी का एक खून की बूंद गिराए। लेकिन फिर भी दुनिया इसकी इजाजत नहीं देगी। हालांकि जैसे जैसे उम्र बदलेगी वैसे वैसे लोगों का दिमाग भी बदलेगा, और मुझे यकीन है कि इस फिलेरिया की खोज हमारे वक्त और समाज को बदलने की पावर रखती है। फिर सीन बदलता है और हमें केन और इनोए दिखाए जाते हैं। केन इनोए से कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करने के लिए। इनोए उससे कहती है, ठीक है, कोई ना, लेकिन अगर फोटोग्राफर सच में एक अपराधी है तो वो बहुत बेवकूफ होगा, क्योंकि उसने इस तरह के सबूत वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि हम उसे पकड़े। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? फिर केन उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो पकड़ने जाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक जल्दी लिया गया अंदाजा है, लेकिन ये शायद एक कॉन्साइज क्राइम है। ये फिलेरिया जो हमें मिला था, इससे लोगों और दुनिया को बचाने में मदद होगी। मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफर यही सोच रहा होगा। तुम्हें वो क्रोबार याद है जो मुड़ा हुआ था? वो चाहता था कि हम उससे उस मैनहोल को खोलें। मिजुनो मासाकी, सिर्फ इस एक व्यक्ति को पकड़ना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। उसने बहुत सारे सबूत छोड़े हैं, लेकिन जो बात परेशान करने वाली है वो है दूसरे और तीसरे नकलची अपराधी जो उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं। हालांकि ये मेरे हिसाब से एक संभावना है कि वो दिखाई दे सकते हैं। फिर केन देखता है कि इनोए को ठंड लग रही है, तो वो उसको अपनी जैकेट उतार करके दे देता है। इनोए कहती है, इसमें से स्मेल आ रही है, पर फिर भी ये गर्म है। फिर सीन बदलता है और हमें पिछले चैप्टर वाला आदमी दिखाया जाता है जो फिलेरिया से इन्फेक्ट था, और ये वही आदमी था जो उस इंस्टीट्यूट वाले मैनहोल में था। वो भागकर कहीं जा रहा था, फिर तभी उसकी नजर ऊपर एक मैनहोल पर पड़ती है और वो उस मैनहोल से बाहर आ जाता है, और यहीं पर ये चैप्टर और मैनहोल मांगा का वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता है। तो वो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।